नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट डेटा की। देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि पिछले साल 2024 में यहाँ पर रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज करी गई है मृत्युदंड के मामले में, और इकलौते 3 देशों ने 90% ये मृत्युदंड दिए हैं। ये 3 टॉप कंट्रीज कौन सी हो जाती हैं जो मृत्युदंड देने के मामले में सबसे आगे हैं, इनके बारे में जानेंगे। इसके पश्चात बड़े बड़े जो मानवाधिकार आयोग हो जाते हैं वो इस बात पर प्रश्न उठा रहे हैं कि इतनी क्रूर सजा मानी जाती है ये, और इसको ये जो देश हैं क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ विषम परिस्थितियां होती हैं जहां पर मृत्युदंड सही है, लेकिन आप पूरे मृत्युदंड ऑल ओवर वर्ल्ड जो दिए जा रहे हैं उसका 90% अगर मैं बात करूं तो ये 3 कंट्रीज इसको क्या कर रही हैं, ओन कर रही हैं पूरे विश्व में जो मृत्युदंड दिए जा रहे हैं उसका। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं ये रिपोर्ट कहती क्या है, क्या इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। आगे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। मुस्लिम देश ने दी बड़ी ताबड़तोड़ मौत की सजा, टूटा है यहाँ पर भाई 10 साल का रिकॉर्ड। ठीक है, 90% सिर्फ 3 देशों ने मिलकर के यहाँ पर फांसी दी है। अब ये 3 मुस्लिम देश कौन कौन से हो जाते हैं, तो देखिए, दुनिया भर में मौतों की सजा के मामले में खतरनाक वृद्धि देखी गई है। मृत्युदंड पर यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल है एक, इन्होंने वार्षिक रिपोर्ट पेश करी और साल 2024 में पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, ये इन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो रिपोर्ट किसके द्वारा पेश करी गई है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। अब ये 3 देश बार बार जिनको हम लोग पॉइंट आउट कर रहे थे, वो 3 देश, एक है ईरान, एक हो जाता है इराक, और एक है आपका सऊदी अरब। हम सभी जानते हैं कि भाई यहाँ पर कानून जो है बहुत ही ज्यादा सख्त हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो जाए, चाहे ईरान हो जाए, चाहे इराक हो जाए, और तीनों ही मुस्लिम कंट्रीज ये आपकी हो जाती हैं। साल 2024 में दुनिया भर में टोटल आप देखोगे तो 1518 लोगों को फांसी दी गई है, जिसमें से 90% फांसी इन 3 दोषियों ने दी है और 32% की इसमें वृद्धि दर्ज करी गई है। 2015 में कुल आपकी 1664 मृत्युदंड दिए गए थे। अभी तक का सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट था वो आपका 2015 था, जिसमें इतनी फांसी की सजा सुनाई गई थी। मानवाधिकार संगठन ने कहा कि वास्तविक संख्या कहीं अधिक है, क्योंकि अभी हमने जो क्रूर देश माने जाते हैं जैसे कि चाइना है, यहाँ का डेटा इसमें नहीं लिया है। हमने कोरिया, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया जिसकी हम बात करते हैं, उसका डेटा हमने इसमें नहीं लिया है। हमने इसमें वियतनाम जो हो जाता है उसका डेटा नहीं लिया है। इन 3 कंट्रीज को हमने छोड़ा है, और इन 3 कंट्रीज को छोड़ करके पाया हमने कि टोटल यहाँ पर 1500 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई। अगर हम इन 3 देशों को भी शामिल करते जो सही डेटा बताते ही नहीं है कि कितने सारे लोगों को हमने फांसी दी है, तो ये आंकड़ा आपका 3000 के पार हो जाता, यानी कि रिकॉर्ड टूटा है। पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा फांसी 2024 में दी गई है। ये क्या दर्शा रहा है, क्या हम वाकई बहुत ही ज्यादा क्रूर होते जा रहे हैं, या फिर हमें एकमात्र साधन समझ में आता है कि इस इंसान को अगर इसने कुछ ऐसा किया है तो सीधे मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए। हम मानते हैं कि कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जहां पर मृत्युदंड सही भी होता है, राइट। जैसे कि छोटी बच्ची के साथ अगर बलात्कार किया जा रहा है, कोई हीनियस क्राइम किया गया है, तो वहां पर मृत्युदंड देना चाहिए, और यहाँ पर दिया भी जाता है, जो कि बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इन इंडिया अगर मैं बात करूं, मृत्युदंड के क्या प्रावधान है, क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के बारे में कहा है, क्या चीजें हैं, तो उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कब दिया जाता है, कैसे माफी मिल जाती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक मृत्युदंड का आरोपी था, ठीक है, यानी कि उसको मृत्युदंड की सजा सुना दी गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मृत्युदंड की सजा को बदल करके, क्योंकि देरी दी गई उसको मृत्युदंड में, जो टाइम पीरियड था जिसमें उसकी सजा दी जानी चाहिए थी, वो टाइम पीरियड बहुत लंबा खींच दिया गया। मान लीजिए कि 1 साल में उसको मृत्युदंड की सजा देनी है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसकी सजा को 35 वर्ष के कारावास में तब्दील कर दिया। तो ये कैसे हो सकता है, इन सारी चीजों और इन सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हम ये पा रहे हैं कि जो मृत्युदंड है वो आसान दिखाई दे रहा है, और बहुत जल्द इसको लेकर के फैसले सुना दिए जा रहे हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मृत्युदंड के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। 3 देशों में 90% से ज्यादा फांसी है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान, इराक और सऊदी अरब दुनिया भर में दी जाने वाली फांसी की सजा का 91% अकेले ओन कर रहे हैं। ईरान ने फांसी की सजा को 16 से 4 गुना बढ़ा करके 63 कर दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट। वहीं सऊदी अरब की बात करें तो 172 से लगभग 2 गुना बढ़ा करके इन्होंने संख्या 345 कर दी।
ईरान सबसे आगे रहा और उन्होंने 2024 का अगर मैं बात करूं तो 972 लोगों को फांसी की सजा दी है, जो कि 2023 में सिर्फ और सिर्फ 119 थी। और इस बार 2024 में इन्होंने कितनी दी है? 972 लोगों को इन्होंने फांसी की सजा सुना दी है। आगे आते हैं, ईरान में महिलाएं सबसे ज्यादा आपकी शामिल हैं। हमारे यहाँ तो महिलाओं को बहुत ही रेयर ही फांसी दी जाती है, यहाँ पर देखिए 30 महिलाओं को ईरान ने फांसी की सजा सुनाई है। ये दुनिया भर में महिलाओं की फांसी का 64% ओन कर रहा है अकेले। इराक में भी सभी आतंकवाद के अपराधों के लिए यहाँ पर सजा जो है वो दी गई थी, जबकि ईरान लगभग आधी फांसी नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए यहाँ पर दी गई है। तो कुछ यहाँ पर फांसियां जो दी गई हैं वो आतंकवाद के लिए दी गई हैं, कुछ फांसी जो यहाँ पर दी गई हैं वो किससे दी गई हैं? जो आप ड्रग्स तस्करी करते हो, हीरोइन हो गया, कोकीन हो गया, गांजा हो गया, इन सब की जितनी भी नशीली दवाएं हैं उनकी तस्करी में अगर पकड़े जाते हो तो भी यहाँ पर आपको फांसी की सजा दी जाएगी। इतने कठोर कानून है यहाँ पर। वैसे कठोर कानून की आवश्यकता भारत में भी है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो इलीगल चीजें होती है वहां पर ऐसी सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन एक तो ये चीज है कि हम केसेस में गिरावट देखेंगे, लेकिन दूसरी चीज ये भी हो जाती है कि क्या पता इन केसेस में फिर मृत्यु का जो स्तर है, यानी कि एक दूसरे को मार देने वाला जो कल्चर है वो भी बढ़ जाए, क्योंकि अभी गन कल्चर इंडिया में नहीं है, गन कल्चर आपको फॉरेन में ही देखने को मिलेगा। रीजन इज दैट कि वहां पर लोग सूखे ही नशे करके घूम रहे हैं और वहां पर ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि हम ये कर देंगे, वो सीधे गन से उड़ा देते हैं जा करके। इंडिया में अभी हम गन कल्चर से बचे हुए हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ अलग टाइप का कल्चर जरूर अब व्याप्त होता जा रहा है। अमेरिका में भी फांसी की सजा में वृद्धि देखी गई है। कुल 25 फांसी की जो सजा है वो दी गई थी, जो 2023 की तुलना में एक अधिक थी और 2018 के बाद देखा जाए तो सबसे अधिक थी। अन्य देश जहां फांसी की सजा में वृद्धि हुई है वहीं मिस्र और यमन दो ऐसी कंट्री हैं जहां कुल संख्या कम से कम 15 से दोगुनी होकर के कम से कम 38 हो गई है। एमनेस्टी ने कहा कि 2024 में केवल 15 देश में लोगों को फांसी दी गई है, जो लगातार दूसरे वर्ष रिकॉर्ड में सबसे कम बताया जा रहा है। आगे आते हैं, मृत्युदंड और दया याचिका होती क्या है। अब इंडियन प्रोस्पेक्टिव, इंडियन हमारा जो कोर्ट है, इंडियन जो हमारे लॉज हैं, इसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसे प्राणदंड भी अगर हम कहें तो सही हो जाएगा और ये भारतीय न्यायपालिका का सबसे कठोर दंड माना जाता है इन इंडिया। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखें तो सबसे कठोर दंड की श्रेणी में ये रखा जाएगा। किसी की जान ले लेना, इससे बड़ा दंड क्या होगा भाई? आपने उससे उसकी जीवन ले लिया बिना उसकी मर्जी के, तो ये कठोर ही है। और इसीलिए बहुत आसानी से इंडियन कोर्ट में मृत्युदंड की सजा नहीं सुनाई जाती है, बिकॉज हमारे यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट में जीवन जीने का अधिकार भी आ जाता है। इसलिए हम तुरंत मृत्युदंड की सजा नहीं देते हैं। हमें अपराधी को उसके अधिकारों के बारे में भी जागरूक करने के लिए कहा जाता है कि अपराधी को भी जीवन जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि उसने कोई क्राइम किया तो उसको हम एक लास्ट चांस नहीं देंगे। हाँ, इसके बाद भी वो नहीं सुधरता है, देन ये चीज होनी चाहिए। मुझे लगता है देन उस केस में जरूर मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए, बिकॉज हमने देखा कि एक अपराधी था, जो कुछ रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, 10 साल पहले उसने रेप किया था एक छोटी बच्ची से, 10 साल उसने सजा काटी, वापस आया, बाहर आते ही उसने दोबारा एक लड़की से रेप किया। अब जो इस मानसिकता के आपके जितने भी क्रिमिनल्स हैं, या तो इनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाए या तो इनको मृत्युदंड की सजा सुना दी जाए, क्योंकि ये क्या है, इनका माइंडसेट चेंज ही नहीं होगा। इनके लिए आप दया याचिका या इनके लिए आप सोचो कि ये सुधर जाएंगे, तो ऐसे अपराधी नहीं सुधरने वाले, क्योंकि ऐसे डबल केसेस हमें देखने को मिलते हैं। और इन अपराधियों का रिकॉर्ड इसीलिए रखती है पुलिस अपने पास कि कहीं पर कुछ भी होता है ना, तो उस एरिया के जितने भी अपराधी पहले रह चुके हैं, पहले उनका रिकॉर्ड खंगालती है वो कि यहाँ है, ये है, ये है। जब उनको लगता है कि नहीं कोई नया भी आ गया है यहाँ पर, या फिर कोई एक ही अपराधी जो बार बार ऐसा कुछ कर रहा है, तो उनका तो फिर घर जैसा माहौल बन जाता है पुलिस के साथ कुछ अपराधियों का, जो छोटी मोटी चोरी और इस टाइप के काम करते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि बहुत हार्ड हम पनिशमेंट तो उनको दे नहीं रहे, तो उनको लगता है यार अभी जाएंगे हमें 1 महीना जेल और अब हम वापस आ जाएंगे। लेकिन जो ईरान, इराक और यमन, इस टाइप की जो कंट्रीज है, वहाँ पर हार्ड बहुत ज़्यादा दंड है। वहाँ पे चोरी के लिए भी बहुत बड़ा अपराध दिया जाता है, हाथ काट दिए जाते हैं। जैसे नहीं कहा जाता था कि हाथ काट दिए जाते, तो ऑफकोर्स ऐसे ही है। तो वो लोग वहाँ पर इतना आपको नहीं देखने को मिलेगा। सऊदी अरब को इसीलिए बहुत ज़्यादा सेफ बोलते हैं, दुबई को इसीलिए बहुत ज़्यादा सेफ बोला जाता है कि वहाँ पर इस टाइप के क्राइम्स नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर है। तो इन इंडिया मुझे भी लगता है कि शायद कुछ जगहों पर इसको थोड़ा सा हार्ड करने की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो ये कहते हैं कि अपराधी को भी जीवन जीने का अधिकार है, उसको एक लास्ट चांस ज़रूर दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति को उसके द्वारा जो गंभीर अपराध है उनके दंड के रूप में राज्य द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है। मृत्युदंड का विधिक ढांचा क्या हो जाता है,
क्या आर्टिकल है, क्या किस में आता है, तो ये समझते हैं। देखिए, भारत में मृत्युदंड भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अन्य विशेष विधियों के विभिन्न प्रावधानों द्वारा शामिल है। ठीक है, BNS भारतीय दंड संहिता IPC का ये स्थान लिया है, आप सभी को पता होगा। तो इसमें बलात्कार से मृत्यु धारा 66 जो है वो आपकी यूज की जाएगी। नाबालिग के साथ अगर आप सामूहिक बलात्कार कर रहे हो तो धारा 70 का भाग 2 यूज किया जाएगा। पुनरावृत्ति का अपराधियों के लिए दंड, अगर मतलब आप सेम अपराध, आपने बलात्कार किया, दोबारा बलात्कार कर रहे हो, आपने चोरी की, दोबारा आप वो काम कर रहे हो, तो अगर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 2-3 बार आप वो कर रहे हो, तो वहां पर आपके लिए दंड है धारा 71 के तहत। यदि अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करते हैं आपके, यही है सारे जिनसे आपको मृत्युदंड की सजा मिल सकती है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में मृत्युदंड के साथ साथ आजीवन कारावास और कारावास जैसे जो अन्य दंड हैं उनके बारे में भी बताया गया है, अन्य दंडों के बारे में चीजें। मृत्युदंड वाले विशिष्ट अपराधों में हत्या आ जाता है, अगर आप किसी की हत्या कर रहे हैं धारा 302 लगेगा। आतंकवाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आतंकवाद से रिलेटेड अगर आप कसाब को फांसी दी गई थी, इन इंडिया बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे, आतंकवाद में पाए गए थे, 26/11 का हमला हम सभी को याद है, मुंबई ताज होटल, राइट, तो वहां पे फांसी दी गई थी। UAPA अधिनियम के तहत आपको मिल जाएगा। स्वापक औषधि मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम NDPS की बात कर लेते हैं 1985। NDPS 1985 जहां पर आप नशीली दवाएं या इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसमें इन्वॉल्व हो, तो इसके तहत आप अगर विशेष अपराध में शामिल हैं तो भी आपको आजीवन कारावास या फिर बहुत ज्यादा हीनियस है तो वहां पर मृत्युदंड की सजा मिल सकती है। भारतीय संविधान क्या कहता है इसको लेकर के ये समझते हैं। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से मृत्युदंड को असंवैधानिक घोषित किया है। इन इंडिया मृत्युदंड असंवैधानिक है, इसीलिए मैंने क्या बताया, इंडिया में इतने ज्यादा केसेस आपको मृत्युदंड से संबंधित नहीं मिलते, जबकि कई बार आवश्यकता होती है कि वहां पर उस अपराधी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। हम बात करें, कुछ कुछ ऐसे हीनियस क्राइम्स होते हैं जिनको सुन करके आपकी रूह कांप जाती है। जैसे मैंने आपको एक 5 साल की बच्ची का रेप बताया जो 17 साल के लड़के ने किया, लेकिन हम कानून से मजबूर हैं। जो कानून के थोड़े बहुत फ्लॉज हो जाते हैं ना, उनसे हम मजबूर हो जाते हैं। वहां पर उसने इतना हीनस क्राइम किया था कि एक 5 साल की लड़की के साथ रेप किया और उसकी जांघों को बीच से चीरने का प्रयास किया। आप सोचिए कि आपकी कोई जांघों को पकड़े और तेज से स्ट्रेच कर दे, दर्द कितना होता है। उसके पूरी बॉडी में उसने काट रखा था, पूरी बॉडी में निशान बने हुए थे, नीली पड़ी हुई थी 5 साल की बच्ची की बॉडी। तो वहां पर मृत्युदंड का प्रावधान है, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन हम कहाँ मात खा रहे हैं, नाबालिग हो जाता है वो। तो ये चीजें हमें कैसे देखनी चाहिए, उसका मानसिक तौर पर अगर हम देखें तो वो मानसिक तौर पर तो नाबालिग नहीं है ना। उम्र से क्या हो जाता है कि अगर वो नाबालिग है, आप मानसिक तौर पर देखिए कि वो कितना ज्यादा परिपक्व हो चुका है और मानसिक तौर पर उसके माइंड में आया कि हम ये काम कर सकते हैं और उसके आधार पर हमें सजा सुनाई जानी चाहिए। ये ज्यादा बेटर मुझे लगता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप जरूर दे सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये असंवैधानिक है। हालांकि जैसे कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 का एक केस यहाँ पर रेखांकित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों के लिए 5 श्रेणियां निर्धारित करी हैं अगर मृत्युदंड से संबंधित होते हैं, जिनमें क्रूर हत्या करी गई है, दुराचारी आशय, बड़े पैमाने पर अपराध शामिल है जिनमें मृत्युदंड दिया जाता है। दया याचिका, अब इसके लिए जिसको मृत्युदंड सुना दिया है और वो चाहता है कि मुझे एक बार चांस दिया जाए, तो वो अपनी दया याचिका दायर करेगा। दया याचिका जो है ये मृत्युदंड या फिर कारावास की सजा पाई किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसा भी हो, वहां पर ही दया याचिका की मांग करते हैं और इसके लिए औपचारिक जो अनुरोध है वो किया जाता है। संवैधानिक ढांचा क्या कहता है? भारत के संवैधानिक ढांचे के अनुसार राष्ट्रपति के पास दया याचिका एक दोषी का अंतिम संवैधानिक उपाय है कि ये लास्ट है, आपके ना लास्ट होप है। कौन है? राष्ट्रपति। अगर वो चाहे तो आपको माफ कर सकता है, जिसका अनुरोध वह दोषी तब कर सकता है जब उसे किसी न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। एक दोषी भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत करेगा। किस आर्टिकल के तहत? 72 के तहत वो दया याचिका प्रस्तुत कर सकता है अपनी। इसी प्रकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 161 आ जाता है। इसके तहत क्षमादान देने की शक्तियां राज्यों के राज्यपाल को प्रदान करी गई हैं। वो चाहे तो किसी को क्षमा कर सकता है, ये उसके पास अधिकार है। बिल्किस बानो केस हमने देखा था ना कि वहां पर दया याचिका स्वीकार करी गई थी और उन अपराधियों को बेल दे दी गई थी। राज्यपाल का निर्णय था। ये बहुत ज्यादा विरोध किया गया कि बिल्किस बानो केस में ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये केस हुआ। उसके बाद दोबारा से ये केस गया, चर्चा की जा रही थी, लेकिन वहां पर वो अभी जो है वो ओपन घूम रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश इसको लेकर के क्या हो जाते हैं, अभी बीच में आया था इसको लेकर के। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है कि इन केसेस में जो देरी होती है,
उसको शॉर्ट किया जाए। तो देखिए, दया याचिका पर कार्रवाई के लिए समर्पित हमें प्रकोष्ठ स्थापित करने हैं और एक संचरित दृष्टिकोण में जो देरी होगी उसके लिए हमें समय पर समाधान को सुनिश्चित करना होगा। उसके लिए हमें ये कोष बनाने हैं ताकि अगर दया याचिका आती है तो उनको टाइम टू टाइम हम शॉर्ट आउट कर सकें। न्यायालयों द्वारा मामलों की नियमित निगरानी तथा शीघ्र सूचीबद्धता की प्रक्रिया में तेजी आएगी। उदाहरण, मुकेश बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली 2017 का मामला है, जिसे निर्भया बलात्कार मामले के रूप में भी हम जानते हैं। इसमें निर्भया के दोषियों की फांसी में कई दया याचिकाओं और कई कानूनी चुनौतियों के कारण देरी हो गई थी। बढ़ी हुई जवाबदेहिता, विभिन्न विभागों के लिए नामित अधिकारी और स्पष्ट जिम्मेदारियां आपके प्रदर्शित कर दी जाए। वहां पर पारदर्शिता हो कि किस अधिकारी को क्या काम करना है। जवाबदेहिता सुनिश्चित करेगी, जिससे मामलों तथा याचिकाओं की प्रगति पर नजर रखा जाएगा। क्योंकि कई बार होता है अधिकारी कहता है ये मेरा काम नहीं, ये उन अधिकारी का काम है। उसके पास जाओगे वो कहेगा ये मेरा नहीं, उनका काम है। तो यहाँ पर सबका काम पहले ही डिसाइड कर दो, पारदर्शिता उसमें रखो ताकि ये रिपोर्ट इनके पास से, ये सीनियर है, इनके पास से यहाँ जाएगी रिपोर्ट, फिर यहाँ जाएगी एंड सबका काम बटा हुआ है। उदाहरण, शत्रुघ्न चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 के मामले की बात करूं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दया याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक विलंब के कारण न्यायालय मौत की सजा को कम कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, हमें तुरंत क्या करना है, उस पर एक्शन लेना है। कानूनी सहायता और मानवाधिकार दिशा निर्देश ये सुनिश्चित करते हैं कि दोषियों को भी उनके अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना, हमारे पास फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल 21 में आ जाता है, मृत्यु का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार। तो जो अधिकार है फंडामेंटल राइट, वो एक अपराधी से तो वॉयलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। वो जो अपराधी है उसके पास भी अनुच्छेद 21 का अधिकार हो जाता है, भले ही वो अपराधी है लेकिन उसके पास जीवन जीने का अधिकार है। और इसी अधिकार से वो क्या करेगा, कानूनी सहायता लेगा और इसी अधिकार से वो मानवाधिकार आयोग जो है उनके पास जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके तहत निष्पक्षता और संवैधानिक सुरक्षा को बनाए रखा जाए और मृत्युदंड पर विकसित हो रहे न्यायशास्त्र के अनुरूप है और दुर्लभतम मामलों तथा दंड को कम करने के कारकों पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मजबूत न्यायिक निगरानी, सत्य जो न्यायालय होते हैं इनके रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए मजबूत निगरानी की आवश्यकता है। कितने केसेस सॉल्व हो गए हैं, कितने पेंडिंग बचे हुए हैं, ये सारी चीजें। मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, सबसे पहले बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य आ जाता है 1980 का मामला, ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि पहले क्या था, मृत्युदंड की सजा हुई, फिर गंभीर प्राकृतिक जो चीजें थी उसके कारण इनको आजीवन में कारावास में बदल दिया गया। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ पर कहा गया कि हर एक अपराधी को यह अधिकार है कि वो अपने लिए दया याचिका, अपने लिए कानूनी सहायता मांग सकता है। राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि एक व्यक्ति का आपराधिक कृत्य योजनाबद्ध और खतरनाक तरीके से सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डालता है तो उसमें मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। एंड दिस इज द लैंडमार्क डिसीजन। मैंने अभी तक क्या बताया था आपको, आर्टिकल 21 के तहत हम सभी के पास मौलिक अधिकार है और एक अपराधी के पास भी मौलिक अधिकार है। लेकिन ये मौलिक अधिकार कब खत्म होते हैं, ये तब खत्म होते हैं जब आपने योजनाबद्ध तरीके से कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे समाज खतरे में चला जा रहा है, जिससे देश खतरे में जा सकता है। वहां आपके मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। वहां पर ना ही आप कानूनी सहायता ले सकते हैं, ना मानवाधिकार आयोग के पास जा सकते हो और ना ही आप दया याचिका दायर कर सकते हो। वहां पर जो डिसीजन कोर्ट लेगा दैट इज सफिशिएंट एंड द एंड डिसीजन, उसके बाद कुछ नहीं होगा। मांझी सिंह बनाम राज्यवाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी मामले में दुर्लभतम मामले की श्रेणी में शामिल करने अथवा ना करने हेतु अपने विचार प्रस्तुत किए थे कि किसको हम दुर्लभतम श्रेणी में शामिल करेंगे, कि ये बहुत ही क्रिटिकल केस है, इसको श्रेणी में डाल दो, और किसको नहीं करेंगे वो हमारे पे डिपेंड करता है। निष्कर्ष, मृत्युदंड और दया याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उद्देश्य प्रक्रिया को सिर्फ और सिर्फ सुव्यवस्थित करना है और समय पर न्याय को सुरक्षित करना है, न्याय को सुनिश्चित करना है और जो संवैधानिक हमारी चीजें हैं उनको सुरक्षित करके रखना है। ये उपाय पारदर्शिता, कुशल संचार, निष्पक्ष निष्पादन को ध्यान केंद्रित करते हैं जो मृत्युदंड की गंभीरता में निष्पक्षता और मानवाधिकारों की आवश्यकता के साथ आते हैं। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी मृत्युदंड को लेकर के। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।